सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। मैं शुभदीप दत्ता हूँ और मैं आपके लिए केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेके आता हूँ। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे, जिसका पहला लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है और आज हम सेकेंड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम टॉपिक ज़रा लिख लेते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड, हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जा सकता है। और लास्टली जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा, थर्ड नहीं सेकेंड लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, बहुत तरह की थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती हैं, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, और तरह तरह की प्रोसेस हम अपने आप से बना सकते हैं, है ना। तो लास्टली उसके बाद हम आ जाएंगे कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। सही है ना। तो ये हमारे आज के 4 टॉपिक हैं। होपफुली हम ये चारों के चारों आज ही कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस विथ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा टॉपिक है, ध्यान देना। हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक तरफ लिख लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। ऐसी प्रॉपर्टीज जो इंटेंसिव हो सकती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक्सटेंसिव हो सकती हैं। लेकिन है क्या सर ये? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती है ना, जो साइज के ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड ना हो, उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो मास के ऊपर डिपेंडेंट होंगी उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स इसको हम समझेंगे। तो इंटेंसिव का मतलब है मास इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता मास के चेंज का इस प्रॉपर्टीज के ऊपर, है ना। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो कि मास डिपेंडेंट होती हैं, जिनका मास के ऊपर फर्क पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जानना है कि वॉल्यूम एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हम क्या करेंगे? एक ब्लॉक को इमेजिन करेंगे। मान लो ये वुडन ब्लॉक है या आयरन का ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक है ये, है ना। इसका मास फिलहाल m है और इसका वॉल्यूम फिलहाल कितना है? v। ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि इसके मास को डिवाइड किया, और अगर हम इसके मास को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बेसिकली इसके 2 टुकड़े मिल जाएंगे। एक पोर्शन इसका ऐसा होगा, ये वाला मान लो, है ना, और दूसरा वाला पोर्शन कुछ इस तरीके का होगा। अगर हमने इसको हाफ हाफ डिवाइड किया है तो इसका मास कितना है? m/2 और इसका मास कितना है? m/2। तो अगर मास को डिवाइड करने पर वॉल्यूम भी डिवाइड हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल से इतनी सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ऑन कॉन्ट्ररी मास इंडिपेंडेंट का भी चलिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मास इंडिपेंडेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इमेजिन करो तुम एक रूम पर हो, ठीक है ना। अब इस रूम में तुमने डिसाइड किया कि बीच में एक दीवार बना देंगे, है ना। तो इस रूम का भाई कुछ ना कुछ मास होगा, मास m है ना। एक और m बन गया। चलो, इस रूम का कुछ ना कुछ मास होगा, मान लेते हैं मास m है, ठीक है ना। अब तुमने क्या किया? डिसाइड किया कि नहीं, बीच में एक हम बाउंड्री बना देंगे, मतलब उस मास को डिवाइड कर देंगे एक दीवार खड़ी करके, ताकि हमारे पास एक नहीं अब 2 रूम हो जाए, ठीक है ना। तो जब तुम इस दीवार को खड़ी करोगे, है ना, तो यहाँ पे इसका मास कितना बचा रह जाएगा? m/2, और इसका मास कितना बचा रह जाएगा? m/2, है ना। तो बताओ, शुरुआत में जब तुम, एक सेकेंड ना, ओके, तुम्हारे पास मान लो ये एक रूम है,
ठीक है ना, जिसका मास कितना है, मास m। अब यहाँ पे इस रूम के अंदर प्रेशर कितना रहेगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर उतना, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि मिस्त्री को बुलाया और बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, है ना। तो अब ये रूम 2 हो गए, एक रूम का मास m/2 और दूसरे रूम का मास भी कितना, m/2, मतलब मैंने रूम को बराबर से 2 हिस्सों में बांट दिया। अब मेरे पास 2 रूम्स हैं, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा? अब यहाँ पे प्रेशर कितना है, अभी भी तो PATM है यहाँ पर भी, और इस रूम का प्रेशर अगर हम देखेंगे तो वो भी कितना होगा, PATM। तो बेसिकली समझने की बात यह है कि जब हमने मास को चेंज किया तो प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आया। तो प्रेशर एक क्या हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। प्रेशर एक क्या हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई, ठीक है ना। बात समझ में आती है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम इंटेंसिव के और एक्सटेंसिव के प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल्स लेते चलेंगे। ध्यान देना, ये क्या है, मास इंडिपेंडेंट है और ये क्या है, मास डिपेंडेंट है। मतलब ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता और ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, वॉल्यूम और खुद मास मान लेते हैं, है ना, खुद मास, ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज हैं किसी सिस्टम के, है ना। तो अगर किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी प्रेशर है तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? अभी हमने देखा कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास खुद साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज ज़्यादा तो मास ज़्यादा, साइज कम तो मास कम। तो मास खुद अपने आप में भी क्या है, एक इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अपने आप में क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या है, अब उसी सेम रूम को इमेजिन करो, है ना। इनिशियली तुम्हारे पास टेम्परेचर पूरे रूम का कितना था, T, और मास कितना था, m। अब तुमने जब रूम में एक पार्टीशन दे दिया तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे टेम्परेचर T/2 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अभी भी टेम्परेचर कितना रहेगा, T रहेगा, और दूसरे रूम का टेम्परेचर अभी भी कितना रहेगा, T रहेगा। भाई अपने घर को अगर तुम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दो तो टेम्परेचर हाफ थोड़ी ना हो जाता है। ऐसे तो हमें फिर फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, गर्मी है 4 दीवार खड़ी कर दो, टेम्परेचर ड्रॉप करता चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो टेम्परेचर अपने आप में एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास को डिवाइड कर दो लेकिन टेम्परेचर उतना का उतना ही बना रहेगा। ये बात समझ में आती है? चलो, ये बस इमेजिन करने का एक तरीका था। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, अगर कोई भी वर्ड तुम्हारे सामने फेंका जाए तो उसके बारे में तुम्हें बताना है कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। करना क्या है, इमेजिन करो अपने आप को एक रूम के अंदर, है ना, उस रूम को डिवाइड करो। अगर तुम्हें लगता है कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में तुम सोच रहे हो वो प्रॉपर्टी में चेंज आया है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर उस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल एनर्जी U, इंटरनल एनर्जी इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो मेरी तुम्हारे लिए एक सलाह है, तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो 2 जगह पे, एक है केमिस्ट्री में और एक है फिजिक्स में, है ना। ट्राई करना कि जो फिजिक्स की केमिस्ट्री है, सॉरी फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स है या केमिस्ट्री की जो थर्मोडायनेमिक्स है, इन दोनों को जब तुम पढ़ो तो कम से कम मिनिमम 2 हफ्ता या 4 हफ्ते का फ़र्क ज़रूर हो, क्योंकि काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं, बस साइन के कन्वेंशन का डिफरेंस है। तो वो साइन के कन्वेंशन को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम साथ साथ अगर पढ़ोगे तो खिचड़ी पक जाएगी, इसीलिए उनको अलग अलग पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो हम बैक टू आवर मेन टॉपिक, इंटरनल एनर्जी, वो भी कैसा, टोटल इंटरनल एनर्जी, है ना। मानो किसी भी तरह की टोटल एनर्जी अगर होती है तो वो हमेशा किस में आती है, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, किसी भी तरह की टोटल एनर्जी की अगर बात आती है ना, कोई भी तरह की टोटल एनर्जी की बात आती है तो हमेशा उसमें
उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हमें रखना है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि सोचो ज़रा, तुमने वाटर लिया, ठीक है ना, अब वो वाटर जो है वो तुमने हीट अप किया, है ना, तो यहाँ पे तुमने मान लो 10 जूल एनर्जी दे दी, ठीक है ना। तो जो इंक्रीज हुआ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये जितनी भी एनर्जी थी। अब अगर तुमने इस वाटर को दो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया तो यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो एनर्जी इसके अंदर थी वो कितनी रह जाएगी, 5 जूल, और यहाँ पे कितनी रह जाएगी, 5 जूल रह जाएगी। तो जो टोटल एनर्जी है मास के डिवीजन पर, वो एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसलिए हमेशा टोटल एनर्जी किस में आनी चाहिए, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं टोटल एनर्जी के रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखूंगा, फॉर एग्जांपल टोटल इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, है ना, और एक और टर्म है एंट्रोपी। एंट्रोपी भी टोटल एनर्जी से रिलेट करके एक टर्म बनाया जाता है। ये जितने भी टर्म्स हैं, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, है ना, ये सारे के सारे टोटल एनर्जी से रिलेटेड टर्म है। तो ये क्या होंगे, ये सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगे, है ना। अपने आप को इमेजिन करो, तुम एक रूम के अंदर हो, तो गैस पार्टिकल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखा है ना। अब एक गैस पार्टिकल ने मान लो 1 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की है ना, और ऐसे मान लो 10 लाख गैस के पार्टिकल हैं, तो 10 लाख जूल इतनी एनर्जी रूम के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर उस रूम को तुम डिवाइड करते हो तो आधे गैस के पार्टिकल एक रूम में रह जाएंगे, आधे गैस के पार्टिकल दूसरे रूम में रह जाएंगे, ठीक है ना। तो तुमने एनर्जी को क्या किया, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एनर्जी इसलिए क्या हो गई, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। बात समझ में आती है ना। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में और जानते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली किसका मेजर किया जाता है, ग्लास या ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट का, ट्रांसपेरेंट मैटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब ग्लास का एक छोटा पोर्शन लो या एक बड़ा पोर्शन लो, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा अगर सेम ग्लास है तो, है ना। तो जो चीज पोर्शंस के ऊपर, साइज के ऊपर डिपेंड ना करती है उसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, है ना, डेंसिटी क्या एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? भाई किसी भी मैटर का छोटा पोर्शन या बड़ा पोर्शन लो, सेम मैटर की डेंसिटी सेम होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें कहां पे लिखनी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में लिखनी है, ठीक है ना। एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, स्पेसिफिक हीट, है ना, स्पेसिफिक हीट, है ना। तुम चाहे छोटा पोर्शन लो या कोई बड़ा पोर्शन लो, स्पेसिफिक हीट हमेशा 1 ग्राम के लिए ही डिफाइंड है। तो जब तुमने मास को ही कांस्टेंट कर दिया, मास को ही तुम चेंज नहीं कर सकते, भले ही तुम छोटा पोर्शन लो या बड़ा पोर्शन लो, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू हुई ना, क्योंकि ये हमेशा उस मैटर के 1 ग्राम के लिए डिफाइंड है। तो जब तुमने मैटर के साइज के ऊपर चीज को रखा ही नहीं, उसके ऊपर वो वेरिएबल बनाया ही नहीं, तो जो कांस्टेंट निकल के आया वो क्या होगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी कि नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है वो 1 कैलोरी, है ना, पर केल्विन पर ग्राम होती है ना। तो 1 ग्राम को हमेशा 1 कैलोरी की जरूरत है ना। तो अगर 10 ग्राम लोगे तो 10 ग्राम के भी 1 ग्राम को 1 कैलोरी की जरूरत होगी, है ना। तो इस वजह से स्पेसिफिक हीट क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास ज्यादा लो या कम लो, 1 ग्राम के लिए वैल्यू तो फिक्स्ड है, ठीक है ना। चलो इतना अगर हो जाए तो बताओ, हम लोग नेक्स्ट एक रिलेशन पे जाते हैं। कभी भी ध्यान देना, अगर मुझे कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
का रेशियो होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो ज़रा कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, क्या किसी मैटर का कंसंट्रेशन या किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? हम लोग एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, लॉजिकली सोच के आंसर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले चलो मैथमेटिकली निकालते हैं। हमने कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखा, N/V। N क्या है, मोल्स, है ना। अब मास अगर ज़्यादा लोगे किसी का तो उसमें मोल्स भी ज़्यादा होंगे, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। ज़्यादा मास तो ज़्यादा वॉल्यूम, तो ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। सही बात है यार। तुमने घर पे मान लो रसना बनाया, ठीक है ना, तो रसना का अगर कंसंट्रेशन, मान लो तुमने रसना कैसे बनाया, एक पैकेट रसना के साथ में 1 जार पानी, है ना, और मान लो 4 चम्मच शुगर। तुमने अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो रसना का कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ये, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तब फिक्स्ड होगा जब तुम फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करोगे, है ना। तो मतलब इस रसना को तुम एक छोटे ग्लास में पियो या पूरा का पूरा डायरेक्ट कंटेनर से पी जाओ, तो छोटे पोर्शन का और बड़े पोर्शन का टेस्ट जो है वो हमेशा सेम होगा कि नहीं। तो टेस्ट ये सेम क्यों होगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन सेम है, कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब इस पूरे सॉल्यूशन को डिवाइड करने पर कंसंट्रेशन सेम आ रहा है तो कंसंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, है ना। बात समझ में आई कि नहीं। तो मैथमेटिकली भी तुम देख सकते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो है, इसीलिए कंसंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। क्लियर है इतना, और लॉजिकली भी तुम शायद समझ गए होगे, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। खुद स्पेसिफिक हीट, अभी हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट जिसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव। अभी हमने देखा कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव भी करते हैं। शायद तुमको स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला याद होगा, वो क्या होता है, Q/m इंटू डेल्टा टी, है ना। मास खुद भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और हीट मैंने अभी बोला कोई भी टोटल हीट जो होती है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या हुआ, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे ही सिमिलर मोलर हीट कैपेसिटी को लेते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। आगे चल के देखोगे कि मोलर हीट कैपेसिटी को, है ना, कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो है कैपिटल C, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q/n इंटू डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट की तरह ही टर्म है, बस यहाँ पे मास के रिस्पेक्ट में 1 ग्राम के लिए डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे 1 मोल के लिए डिफाइन किया जाता है। तो अगर 1 मोल के लिए डिफाइन किया जा रहा है तो मतलब मोल फिक्स तो मास फिक्स, और अगर मास को हम फिक्स ही रख रहे हैं तो बेसिकली जो भी हीट कैपेसिटी होगी वो उसको हम क्या कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। और ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल कर आएगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल के लिए फिक्स है, सही है ना। तो यहाँ पर देखो ये Q क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये मोल्स भी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दोनों का रेशियो निकल के क्या आता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आती है, ठीक है ना। वैसे ही केवल अगर हीट कैपेसिटी ले, केवल अगर हीट कैपेसिटी ले तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्यों, क्योंकि अगर हीट कैपेसिटी का तुमने फॉर्मूला देखा होगा तो हीट कैपेसिटी को हम किससे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है? हीट कैपेसिटी का मीनिंग होता है कि मटेरियल में कितना हीट एनर्जी हमें देना पड़ेगा ताकि वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का राइज हो जाए, ठीक है ना। तो कोई भी मटेरियल वो हो सकता है, उसमें कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि 1 डिग्री का राइज आ जाए, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पर कितना मटेरियल है वो डिफाइन नहीं है। मटेरियल कम भी हो सकता है, मटेरियल ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर मटेरियल का साइज़ ज़्यादा है तो वहाँ पे उसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, और मटेरियल का साइज़ कम है तो वहाँ पे उसकी हीट कैपेसिटी भी कम होगी। सही है कि नहीं? तो बेसिकली हीट कैपेसिटी टोटल के लिए होता है। तो टोटल तो वो कुछ भी साइज हो सकता है क्योंकि कोई साइज डिफाइंड तो है नहीं, इसीलिए हीट कैपेसिटी एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, सॉरी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है कि नहीं? चलो इतना हो जाता है तो हम लोग अपना एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर, चलो एक और एग्जांपल ले ले क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? तुमने फिजिक्स पढ़ा होगा, है ना। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज दैट इज रिक्वायर्ड टू डू दैट वर्क, ये होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिजिक्स में आपने ये चीज पढ़ी होगी। वर्क डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ मास तुमने कितने फोर्स से आगे की तरफ ठेला है, मतलब आगे की तरफ उसको खिसकाया है ना। और क्यू मतलब होता है चार्ज। भाई चार्ज तो मास के ऊपर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि मास जितना ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा, वहाँ पे चार्ज भी उतना ज़्यादा। तो ये बेसिकली एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और वर्क भी बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना बड़ा मास को खिसकाओगे उतना ज़्यादा काम करोगे, है ना। तो ये भी क्या हुआ, मास डिपेंडेंट होता है, तो ये भी एक एक्सटर्नल है। तो ये क्या बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। चलो सांस ले लो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। मेरे ख्याल से इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्लियर है तुम्हें, है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा। देखो भाई लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है ना। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है भाई थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। चलो भाड़ में गया थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। बताओ इक्विलिब्रियम क्या होता है, बोलो इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे हम कोई भी चेंज ऑब्जर्व ना कर रहे हों, जहां पर हम कोई भी चेंज ऑब्जर्व ना कर रहे हों या नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे चेंज को ऑब्जर्व, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि क्या है, एक बैलेंस है, एक इक्विलिब्रियम है ना। तो कोई भी चेंज ऑब्जर्व ना करने का मतलब है नो चेंज ऑब्जर्व, है ना, ठीक है। या और कोई भी चेंज में ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होना बंद हो गई हैं, है ना। क्योंकि वहां पे चेंजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आना बंद हो गया है। क्लियर है इतना? तो ध्यान देना, इक्विलिब्रियम का मतलब केवल और केवल एक है, जहां पे तुम कोई चेंज ऑब्जर्व ना कर पाओ वहां पे इक्विलिब्रियम माना जाएगा, ठीक है ना। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसको जानने के लिए हमें पहले 3 चीजें शॉर्ट में समझनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं, एकदम शॉर्ट में। कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है ना। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और एक और क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है।
इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो चेंज ऑब्जर्व, मतलब शांति, सिस्टम में एकदम शांति है, वहां पे कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है। देख ठीक है ना। तो शॉर्ट में समझते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे इंटरनल वर्क डन जीरो हो, है ना, रेंज हो, शून्य हो, जहां पे इंटरनल वर्क डन एकदम जीरो हो, उसको बोलते हैं, अरे यार क्या हुआ, जहां पे इंटरनल वर्क डन जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल गैस है ना, अगर गैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पर, तो गैस में हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ पर भी प्रेशर P1 होगा। लेकिन अगर मान लो गैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, मान लो गैस अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, मान लो यहाँ पे गैस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है और कोई बाउंड्री नहीं है, ये गैस जो है वो अभी भी मिक्स हो रही है, और यहाँ पे गैसेस कम है, तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, मान लेते हैं P1, और यहाँ पे प्रेशर लो होगा, मान लेते हैं P2। तो जहाँ पे गैस का प्रेशर इंटरनली हाई है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक फ्लो आएगा गैस का, गैस इस तरफ से हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करने लगेगी। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर वहाँ पे गैसेस का नेट मूवमेंट एक तरफ है, तो वहाँ पे गैस इंटरनली कुछ ना कुछ वर्क कर रही है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे वर्क डन जो है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब वहाँ पे अभी तक इक्विलिब्रियम नहीं आया है। और कौन सा इक्विलिब्रियम नहीं आया है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं आया, ठीक है ना। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर मान ले हमारे पास यूनिफॉर्मिटी है, मतलब गैस जितना फैलना था, जितना डिफ्यूजन होना था, हो चुका है। अब गैस में कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, अगर यहाँ P1 है तो यहाँ पर भी P1 है, तो नेट मूवमेंट गैस का किधर होगा, किधर भी नहीं होगा, है ना। नेट मूवमेंट गैस का जीरो, इसीलिए इंटरनल वर्क डन भी गैस का कैसा होगा, जीरो होगा। क्लियर है इतना, है ना। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन जब प्रेशर हर पॉइंट पे सेम हो तो वहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होएगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो इसको नोट कर लेना, मैं इन डायग्राम्स को मिटा दे रहा हूँ। तो हम कंडीशन पे आ जाते हैं कि अगर हमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम चाहिए तो हमें प्रेशर ग्रेडियंट, है ना, मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट्स का डिफरेंस प्रेशर के रिस्पेक्ट में जीरो होना चाहिए। तो प्रेशर ग्रेडियंट शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, सही है ना। चलो हम केमिकल इक्विलिब्रियम पर आएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम है कि इंटरनल हीट ट्रांसफर, है ना, कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब इंटरनली कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इंटरनल हीट ट्रांसफर जीरो होना चाहिए, मतलब हर पॉइंट का जो टेम्परेचर है, हर पॉइंट का टेम्परेचर, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, हर पॉइंट का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट्स में, सिस्टम के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, मतलब जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर टेम्परेचर का चेंज आया, मान लो ये टेम्परेचर T और T ना होता, ये टेम्परेचर T1 होता, ये टेम्परेचर T2 होता, तो हाइयर टेम्परेचर से हीट फ्लो करती लोअर टेम्परेचर पे, तो इंटरनल हीट ट्रांसफर तब जीरो ना होता। क्लियर है कि नहीं। तो इंटरनल हीट ट्रांसफर जीरो बनाने के लिए हमें टेम्परेचर को कैसा रखना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को कैसा रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो जीरो होना चाहिए। और टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो टेम्परेचर है, मतलब T2 माइनस T1, वो कैसा होना चाहिए, जीरो, मतलब T2 T1 के बराबर होना चाहिए। मेरे बात से ये बात क्लियर हो गई, मेरे समझ से ये बात तुम्हें क्लियर हो चुकी है ना। अब हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पर। तो बाउंड्री खींच दो, नहीं तो दोनों आपस में
शादी में जब हम लोग जाते हैं ना, खाना खाते हैं, तो रायता हर जगह फैल जाता है, तो वैसे ही फैल ना जाए इसीलिए हमने बीच में बाउंड्री लगा दी है, ठीक है ना। अब बात आती है केमिकल इक्विलिब्रियम की, कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पे कोई भी नेट रिएक्शन, जहाँ पर कैसा हो, ज़ीरो हो, सिंपल। तो अगर नेट रिएक्शन ज़ीरो होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अब चेंज नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो रहा है, तो बीच में शांति है ना। कोई भी कंसंट्रेशन का चेंज नहीं आएगा वहाँ पर। अगर कंसंट्रेशन का चेंज आएगा मतलब कहीं ना कहीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में शायद कन्वर्ट हो रहा होगा, इसलिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगातार चेंज होता रहेगा, है ना। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार कम होता होगा लेकिन चेंज होता होगा, है ना। लेकिन ऐसा तब होगा जब वहाँ पे रिएक्शन हो रही होगी। तो अगर रिएक्शन होएगी ही नहीं तो वहाँ पे कंपोजिशन या कंसंट्रेशन सेम रहेगा चीज़ों का, है ना। तो अगर मान लो एक रिएक्शन लेते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट साइड पे हमने ए रखा है ना, और प्रोडक्ट साइड पे हमने बी रखा है। इनिशियली हमने सिस्टम में ए लिया और बी नहीं था, ए लिया और बी नहीं था, लेकिन टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ए को जितना कन्वर्ट होना होगा हो जाएगा और बी को जितना बनना होगा वो हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत लास्ट में ए बचा रहेगा, और क्योंकि अब बी भी सिस्टम में बन चुका है तो बी भी बचा रहेगा, है ना। लेकिन एक टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट के बाद में इनका ए का और बी के कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएंगे। तब हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम में एक केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है। सही है कि नहीं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना। तो डेल्टा कंसंट्रेशन शुड बी इक्वल टू 0। तो ए का कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम पर चेंज नहीं हो रहा होगा और बी का कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम पर चेंज नहीं हो रहा होगा। क्लियर है इतना। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। देख लेना, हमने स्टार्टिंग की थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम से, और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमने 3 तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े। एक है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अब हम आते हैं वापस से, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो, जहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो, और जहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो। अगर जहां पे ये तीनों चीजें इक्विलिब्रियम पर हो, ये तीनों अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम एक साथ जहां पे एग्जिस्ट करें, उस कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब परम शांति, जहां पे सिस्टम में किसी भी तरह से चेंज नहीं आ रहा है, ना तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ना ही हीट का फ्लो हो रहा है, ना ही कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा है, और ना ही सिस्टम के ऊपर कोई वर्क डन हो रहा है। तो वहां पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परम शांति। वहां से ज्यादा शांति और कहीं नहीं है, इतना ज्यादा स्टेबिलिटी और कहीं नहीं है ना। और हम लोग इसीलिए बोलेंगे कि यहाँ पे टोटल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे कोई भी चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा चेंज जो हम देख सकते हैं वो भी नहीं हो रहा है, और ऐसा चेंज जो हम नहीं देख सकते वो भी नहीं हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। तो दिस इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। मेरे ख्याल से ये बात तुमको समझ में आ गई है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, दौड़ लगा के नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बाद में हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है। अच्छी चीज होती है कि खराब चीज होती है, सीधी होती है कि उल्टी होती है, चलो देखते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर हमने मान लो, पहले समझते हैं कि एग्जाम्पल से, हमारे पास मान लो एक पिस्टन सिस्टम है ना। इस पिस्टन सिस्टम को हम एकदम शांति पे रखते हैं, मतलब इसमें कोई भी चेंज हम ऑब्जर्व फिलहाल नहीं करते।
तो ये इनिशियल कंडीशन हुई। ये क्या हुई? इनिशियल कंडीशन है ना। तो इनिशियल कंडीशन क्या क्या है? मान लो यहाँ पे हमने देखा कि इसके अंदर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है? T1 है। ठीक है, इसको छेड़छाड़ नहीं करोगे तो ये हमेशा प्रेशर P1 बना रहेगा, वॉल्यूम V1 बना रहेगा, टेम्परेचर T1 बना रहेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई चेंज है ही नहीं, ऐसा मान लो। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है तो बेसिकली ये क्या है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। डिस्टरबेंस हमेशा तब क्रिएट किया जाता है जब कोई चीज़ इक्विलिब्रियम पर है मान लो, तो इक्विलिब्रियम को शेक करने के लिए, है ना, इक्विलिब्रियम को हटाने के लिए हम लोग वहाँ पे कोई ना कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो हमने अगर यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो जितने समय के लिए ये डिस्टरबेंस रहेगा, है ना, या तो जितने समय के लिए चीज़ें वापस से सेटल डाउन हो रही होंगी उतने समय के लिए सिस्टम में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लगातार चेंजेस आ रहे होंगे, है ना। तो देयर आर, व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ डिस्टरबेंस, देन देयर आर चेंजेस विद इन फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। तो ये जो सम टाइम है ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम। ट्रांजिएंट टाइम, है ना। ट्रांजिएंट टाइम मतलब ऐसा समय जहां पे चीजें लगातार चेंज हो रही हो, मतलब जहां पर इक्विलिब्रियम ना हो सिस्टम के अंदर। ठीक है ना। लेकिन हर चीज जो कभी ना कभी चालू होती हो, कभी ना कभी तो रुकेगी ना जाके, तो एक ना एक कोई फाइनल कंडीशन जरूर आएगी, एक ना एक कोई फाइनल कंडीशन जरूर आएगी। तो फाइनल कंडीशन में, है ना, चीजें वापस से अपनी जगह पे सेटल डाउन हो जाएंगी, है ना। ये जो सम टाइम है ना, इतना समय क्रॉस करने के बाद में चीजें अपने आप फाइनली एक पोजीशन पर आकर सेटल डाउन हो जाएंगी। मतलब फिर से यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अब चीजें वापस से स्थिर हो चुकी हैं। अब जब चीजें वापस से स्थिर हो चुकी हैं तो अब जो नया प्रेशर है हो सकता है वो P2 है, लेकिन अब P2 प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम कितना है मान लेते हैं V2 है, और टेम्परेचर कितना है मान लेते हैं T2 है। तो अब यहाँ पे वापस से एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। इस डिस्टरबेंस को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मतलब जब तुम एक थर्मल इक्विलिब्रियम से दूसरे थर्मल इक्विलिब्रियम पर जा रहे हो कोई एक डिस्टरबेंस क्रिएट करके, तो इस डिस्टरबेंस को क्रिएट करने का मतलब हमने एक सिस्टम में कोई ना कोई प्रोसेस किया है ना। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस दो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सिस्टम के बीच में मिलेगा। बात क्लियर है कि नहीं? अगर ये बात क्लियर है, अगर ये बात क्लियर है तो ये ऐसे डिस्टरबेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलो उनको देखते हैं। ठीक है ना। तो हम पेज को पलटी मारते हैं और नए पेज पे आ जाते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। वो डिस्टरबेंस जो सिस्टम को एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम से किसी दूसरे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बीच का रास्ता तय करवाएगी। ठीक है ना। तो हम किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हो सकता है वहां पे हम कोई एक आइसो थर्मल प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हो। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि तुम कोई भी चेंज करो, है ना। चेंज करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उस पूरे के पूरे चेंज के दौरान टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए। उस पूरे के पूरे चेंज के दौरान टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। क्लियर हो तो इतना बता दो मुझे। ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो मान लो तुम्हारे पास फिर से वही घिसा पिटा सा पिस्टन सिस्टम है। तुमने यहाँ पे प्रोसेस किया और प्रेशर था P1 V1 और टेम्परेचर था T। तुमने यहाँ पे कोई प्रोसेस लेकर आए, है ना, और यहाँ पे तुम एक नए सिस्टम की तरफ आ चुके हो। ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, मतलब ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है।
तो यहाँ पे प्रेशर कितना है V2, वॉल्यूम कितना है V2 और टेम्परेचर अभी भी T है। मतलब इस टोटल चेंज के दौरान हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर ही सेम होना चाहिए, बीच में भी टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना। तो ये टी इनिशियल, ये टी फाइनल। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक के लिए क्या लिख सकते हैं, कंडीशन कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टी इनिशियल टी फाइनल के बराबर होना चाहिए। और जब टी इनिशियल तुम्हारा टी फाइनल के बराबर होगा तो बेसिकली डेल्टा टी कैसा होना चाहिए, 0, या डी टी कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो यही प्रोसेस को हम लोग मार्क करते हैं ग्राफ में। तो तुमने गैसियस स्टेट अगर पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि कोई भी गैस PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो करती है। क्या करती है, PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो करती है। तो अगर मान लो पिस्टन सिस्टम है, तो पिस्टन सिस्टम को तो एक कैसा सिस्टम है, एक क्लोज्ड सिस्टम है। तो वहाँ पे मास तो तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब गैस का मास बाहर तो निकल नहीं रहा है। तो गैस के मोल्स कांस्टेंट है, R भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि तुमने पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर को सेम रखा है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो बेसिकली PV की वैल्यू कांस्टेंट है ना। तो हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे, अगर मार्क करें यहाँ पे वेरिएबल्स को, तो P और V यहाँ पे मार्क किया, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम लोग मान लो यहाँ पे ग्राफ बनाते तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह, ठीक है ना। तो बेसिकली इस ग्राफ में, ये इस प्रोसेस का ग्राफ है, ठीक है ना। इस ग्राफ में तुम किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, चाहे यहाँ पे पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट ले लो, जो टेम्परेचर इस पॉइंट का होगा वही टेम्परेचर इस पॉइंट का होगा, वही टेम्परेचर इस पॉइंट का होगा, वही टेम्परेचर इस पॉइंट का होगा, वही टेम्परेचर इस पॉइंट का होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे थे P1 V1 और फाइनली हम मान लो कहाँ पे आ गए, P2 V2, और टेम्परेचर जो यहाँ पे था वही टेम्परेचर यहाँ पर भी है। तो ये इस आइसोथर्मल प्रोसेस का मान लो ग्राफ है, और इस ग्राफ को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, बॉयल्स कर्व या बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। इतना समझ में आया कि नहीं। सब लोग अपने हाथ खड़े करो, मैं देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ भाई। चलो आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद हम एक छोटा सा सब टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको हम और भी एक बार पढ़ने वाले हैं आगे चल के मैथमेटिकली। लेकिन अभी बस आइडिया के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी बस एक आइडिया के लिए हम उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। इसलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसका यूज़ आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, और मैं चाह रहा हूँ कि वो पॉइंट तुम्हारा शायद यहीं पे क्लियर हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है ना। हम एक टर्म का यूज़ कर रहे हैं फ्लॉट को समझने के लिए। फ्लॉट का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ, फ्लॉट अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, बस हम उसका एक आइडिया ले रहे हैं। हम आगे चल के फ्लॉट को मैथमेटिकली ज़रूर पढ़ेंगे, है ना। क्या है फ्लॉट, सिंपल सी बात बताता हूँ। ये हमारे पास एक पिस्टन है, ठीक है ना। हम बहुत सारे पिस्टन बनाने वाले हैं इसमें, और ये हमारे पास एक और पिस्टन है, ठीक है ना। एक और पिस्टन नहीं, एक्चुअली यहीं पे हमने कोई एक प्रोसेस किया और ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में चेंज हो गया, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर हमारे पास सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है, मतलब हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अपनी खुद की एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है, मान लेते हैं यहाँ पे कितनी है, U1 है। तो यहाँ पे भी इसका कुछ ना कुछ प्रोसेस होने के बाद में हो सकता है इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए। तो यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी कितनी है, U2 है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो एनर्जीज में चेंज कैसे आएगा, है ना। ध्यान देना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो हमने एक पिस्टन लिया, उसमें कुछ प्रोसेस किया, वो पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ गया।
स्टेट 1 की इंटरनल एनर्जी है U1, स्टेट 2 की इंटरनल एनर्जी है U2। तो एनर्जी में अगर चेंज आ रहा है तो मतलब इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम के अंदर एनर्जी दी गई है ना। सिस्टम के अंदर एनर्जी में कहीं पर भी चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं से या तो एनर्जी अंदर जा रही होगी या तो कहीं से एनर्जी बाहर आ रही होगी। अंदर अपने आप से तो एनर्जी प्रकट हो नहीं जाएगी ना, क्योंकि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी का चेंज इसलिए आया क्योंकि शायद इस प्रोसेस के दौरान हमने सिस्टम में कोई हीट इसके अंदर इंसर्ट की हो, क्योंकि हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या तो हमने शायद इसके ऊपर कोई ना कोई वर्क किया हो। शायद ये पिस्टन जो है ये ऊपर उठ गया है, तो पिस्टन को ऊपर उठाने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब भी सिस्टम में मूवमेंट आएगा तो मूवमेंट का मतलब होता है वर्क डन होना, है ना। और हम लोग एनर्जी को प्रोवाइड और किस फॉर्म में कर सकते हैं, हीट के फॉर्म में, मतलब क्यू देने के फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो भी चेंज आएगा, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। वो क्या होगा कि तुमने सिस्टम के अंदर कितनी हीट दे दी या सिस्टम से कितनी हीट निकाल ली, प्लस सिस्टम के ऊपर तुमने कितना वर्क किया W, है ना। तो ये है डेल्टा U, और डेल्टा U जो है वो तुमने कितनी एनर्जी दी सिस्टम के अंदर उसके बराबर होगा। तो Q प्लस W, मतलब एनर्जी हम हीट के फॉर्म में भी दे सकते हैं और वर्क के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फ्लॉट। हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो की, इनिशियली एनर्जी इतनी, फाइनल एनर्जी इतनी, तो एनर्जी का डिफरेंस जो होगा तो जितनी एनर्जी तुमने बीच में इंसर्ट की होगी उसी के बराबर होगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बस अभी इतना ही काफी है ना। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं बात, वो है U से रिलेटेड, मतलब इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड, है ना। इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड। इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रोसेस किया था, उस प्रोसेस में हमने बॉयल्स कर्व बनाया था, है ना। इनिशियल स्टार्टिंग हुई थी P1 V1 से और टेम्परेचर कितना था T, और जो फाइनल एंड हुआ था वो हुआ था P2 V2 पे, और अभी भी टेम्परेचर कितना था T। तो ये है उस पिस्टन का स्टेट 1 और ये है उस पिस्टन का स्टेट 2। क्योंकि स्टेट 1 और स्टेट 2 में टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा है, 0 है, मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस था, है ना। इसीलिए जहां पर भी आइसोथर्मल डेल्टा T की वैल्यू 0 होगी वहां पे डेल्टा U की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, केवल और केवल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फ्लॉट कैसे लिखा जाएगा, देखो फ्लॉट होता क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी फ्लॉट से, Q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ W। बात ये समझ में आती है? ध्यान देना, हम अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना मैच्योर नहीं हुए। धीरे धीरे जब तुम चैप्टर को पढ़ते चले जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ जब इकट्ठा हो जाएंगी उसके बाद हम क्वेश्चंस को बना पाएंगे, ठीक है ना। अभी बस मैं तुम्हें फॉर्मूला राइटिंग सिखा रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूलेज लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है आइसोथर्मल की, कि सबसे पहले तुम्हारे पास डेल्टा T 0 होना चाहिए। अगर डेल्टा T 0 है तो डेल्टा U 0 है, और उसके बाद हम उसको फ्लॉट में अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ W, है ना। चलो इतना समझ में आया, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद में जो नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम देखने वाले हैं,
आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद में जो नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम देखने वाले हैं वो है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस सिंपल सा प्रोसेस है ना। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट अगर है तो मान लो तुम्हारे पास ये पिस्टन है ना, प्रेशर P है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। हमने कोई भी यहाँ पे चेंज लाया या कोई भी प्रोसेस किया, हमने कोई भी एक प्रोसेस किया, एक सेकेंड सॉरी गाइस फोन आ गया था। P1 V1 T1 है ना, हमने कोई भी एक प्रोसेस किया और हमने देखा कि पूरे प्रोसेस के दौरान हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को चेंज होने नहीं दिया। तो अगर प्रेशर को हम चेंज होने नहीं देंगे तो हो सकता है वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज आ जाए लेकिन प्रेशर वहाँ का वहाँ बना रहे। अगर इसको हम ग्राफिकली पुट करेंगे तो जो वेरिएबल्स हैं केवल उन्हीं को मार्क किया जाता है एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम, यहाँ पे हमने टेम्परेचर मार्क किया है ना। और ये ग्राफ हम कहाँ से बनाएंगे, हम बनाएंगे PV इज इक्वल टू NRT के फॉर्मूले से, है ना। अब देखो यहाँ पे क्लोज्ड वेसल है तो N तुम्हारा कांस्टेंट है और प्रेशर को हमने चेंज होने नहीं दिया। तो ये दोनों चीज़ अगर कांस्टेंट हो जाती हैं तो बेसिकली हमारे पास V/T की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो बेसिकली हम लोग क्या मार्क कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ को मार्क कर रहे हैं। क्या मार्क कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ को मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चार्ल्स लॉ को मार्क करने के लिए हम देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर को जीरो कर देंगे, जब हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जीरो कर देंगे, इधर से देखो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जीरो कर देंगे तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। तो और वैसे भी अगर इसको देखो तो ये y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में है तो ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, है ना। लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी पॉइंट ले लो, हर बार प्रेशर कितना बना हुआ है, P। प्रोसेस में प्रेशर में कभी भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। इतना अगर बात समझ में आपको आ जाती है कृपया तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई भी आइसोबैरिक प्रोसेस है तो सिंपल सी बात क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा P कैसा होगा, ज़ीरो होगा, या तो dP ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी कैसा होगा, ज़ीरो होगा। क्लियर है कि नहीं। एक एग्जाम्पल, चार्ल्स लॉ मार्क किया तुमने, क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस होने के बाद में आते हैं हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो, है ना। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पिस्टन सिस्टम लेना पड़ेगा और इसको लॉक कर देना पड़ेगा। मतलब ये अब ऊपर या नीचे मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर मूवमेंट नहीं है सिस्टम में, है ना, मतलब जब तुमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा पिस्टन सिस्टम का और पिस्टन में कोई भी मूवमेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ज़ीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो वर्क डन कैसा होगा, ज़ीरो। पहली बात तो यहीं पे हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे मान लो हीट किया इसको, है ना। हम कूल भी कर सकते हैं लेकिन चलो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमें करना है तो हम इसको हीट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक प्रोसेस किया, ये प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगा क्योंकि हमने वॉल्यूम को लॉक कर दिया है। और हमने अगर वॉल्यूम को लॉक कर दिया है और हीटिंग जारी रखी तो यहाँ पे वॉल्यूम अभी भी लॉक्ड कंडीशन में है, तो वॉल्यूम अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पर भी V होगा। अगर टेम्परेचर यहाँ पे T1 है तो क्योंकि हम लोग हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होकर कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। और प्रेशर, क्योंकि हमने वॉल्यूम को चेंज कर तो रहे नहीं, तो गैस के पार्टिकल्स तो अब क्या हो रहे हैं, और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ बाहर भाग रहे हैं, तो प्रेशर में इंक्रीज आएगा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, P1 है, और यहाँ पे प्रेशर कितना है, P2 है। लेकिन देखो हमने वॉल्यूम को चेंज होने नहीं दिया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन कैसा, ज़ीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्लियर है कि नहीं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा V ज़ीरो, और अगर डेल्टा V ज़ीरो तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ये सारी कंडीशंस हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। अगर तुम्हें कोई ग्राफ देखना है तो ग्राफ देख सकते हो, है ना। हमने यहाँ पे वॉल्यूम मार्क किया आइसोकोरिक प्रोसेस में, एक सेकेंड,
प्रीवियस, एक छोटा सा एक करेक्शन प्लीज यहाँ पे कर लेना, एक छोटा सा करेक्शन कर लेना। सब सही था, लास्ट में जाके मैंने बोला सही लेकिन शायद लिख गलत दिया। यहाँ पर प्रेशर नहीं है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे प्रेशर ही है और यहाँ पे प्रेशर है। ओके, सही है सही है सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे भाई वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए, यहाँ पे वेरिएबल्स हो गए प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है ना। और हम लोग सही से देखें तो PV इज इक्वल टू nRT है, और कौन कौन से कांस्टेंट है यहाँ पे, प्रेशर सॉरी वॉल्यूम एक कांस्टेंट है और n एक कांस्टेंट है, तो बेसिकली P/T एक कांस्टेंट आ रहा है, तो फिर से y इज इक्वल टू mx आ रहा है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, क्लियर है इतना, एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। इसको बोलते हैं गे-लुसैक्स लॉ, है ना, तुम जानते होगे इसके बारे में। तो आइसोकोरिक में अगर हम लोग फ्लॉट लगाएं, तो फ्लॉट का मतलब होता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना। आइसोकोरिक के लिए W की वैल्यू कितनी है, 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q, मतलब तुमने वर्क डन तो 0 है, तो जितना भी तुम हीट दे रहे होगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जा रही होगी। क्लियर है इतना। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है भाई, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारा जो पिस्टन है उसके ऊपर तुम कोई भी किसी भी तरह का प्रोसेस करो, लेकिन ये परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए। तो हमारा ये पूरा पिस्टन सिस्टम जो है वो हमने क्या किया, इंसुलेट कर दिया। देखो इंसुलेट होने से क्या होगा कि अंदर हीट जा नहीं सकती, बाहर हीट आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परफेक्ट इंसुलेशन है, परफेक्ट इंसुलेशन है। तो अगर परफेक्ट इंसुलेशन होगा तो कंडीशन क्या है, Q की वैल्यू 0 होती है। और अगर Q की वैल्यू 0 होती है तो अगर हम यहाँ पे फ्लॉट लगाएं तो फ्लॉट तो होता है Q प्लस W, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू 0 है तो डेल्टा U कितना हो जाएगा, W। मतलब यहाँ पे जितना भी वर्क डन होगा या जितना भी इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो जितना वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई है। अगर इसका तुम ग्राफ देखोगे, अगर इसका तुम ग्राफ देखोगे तो ये आइसोथर्मल जैसा ग्राफ होता है, लेकिन आइसोथर्मल के ग्राफ से थोड़ा अलग। कैसे, ओहो, आइसोथर्मल से लेकिन थोड़ा अलग है ना। जैसे आइसोथर्मल किसके बीच में बनेगा, पीवी के बीच में बनेगा, और ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा, है ना। लेकिन अगर हम लोग एडियाबैटिक का ग्राफ बनाएं तो एडियाबैटिक में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज हो रहा होता है ना। लेकिन अगर केवल हम प्रेशर और वर्सेस वॉल्यूम को अगर हम मार्क करें तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टीपर होता है, ये ऐसा होता है ना। तो ये एडियाबैटिक का कर्व है और ये आइसोथर्मल का कर्व है। तो अगर मान लो तुम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे हो, एक तरफा ले रहे हो तुम आइसोथर्मल और एक बार पाथ ले रहे हो एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक का ग्राफ थोड़ा स्टीपर होता है और आइसोथर्मल का ग्राफ थोड़ा ज़्यादा फ्लैट होता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये था एडियाबैटिक प्रोसेस। एक लास्ट प्रोसेस के बारे में चलो हम बात करते हैं, एक लास्ट प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, है ना। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, है ना। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। फॉर एग्जांपल मान लो तुम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ले रहे हो, तो ग्राफ अगर तुम्हारा ऐसा आता है तो तुम जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं पर ही वापस आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो अगर पॉइंट सेम है तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हुआ,
है ना, तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन सेम हुई, है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे P1 V1 था इनिशियल, तो फाइनल भी कितना होगा P1 V1, है ना। टेम्परेचर अगर T1 था तो फाइनल भी कितना होगा T1। बात समझ में आई कि नहीं। तो बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बराबर है। तो साइक्लिक प्रोसेस कैसे भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, ऐसा भी हो सकता है, लो ऐसा भी हो सकता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होना, कोई भी वेरिएबल्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। मतलब इनिशियल कंडीशन जो है घूम फिर के उसी कंडीशन में सिस्टम को वापस आना होगा। बात समझ में आती है। अगर घूम फिर के सिस्टम को सेम पॉइंट पर आना है तो बेसिकली डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई कि नहीं हो गई। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई कि नहीं हो गई। तो अगर मान लो हम इस पॉइंट से इसी पॉइंट पे वापस आ गए तो फुल साइकिल के लिए, है ना, फुल साइकिल, क्योंकि हो सकता है कि भाई पूरा साइकिल है लेकिन एनालिसिस हमारा हाफ साइकिल पर ही हो। तो फुल साइकिल के लिए डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है। तो फुल साइकिल का मतलब तुम्हें पूरा घूम के आना होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पर आके रुक गए। अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो वापस भी यहीं पर ही आना है। तो फुल साइकिल के डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है, तो फुल साइकिल के लिए डेल्टा यू की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो होगी। और डेल्टा यू की वैल्यू जीरो अगर हुई तो अगर हम लोग प्लॉट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो तो मतलब डेल्टा यू विच इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। ये कंडीशन बन जाएगी कि नहीं। अब तुम बोलोगे सर ये तो आइसोथर्मल जैसी कंडीशन बन गई। नहीं, आइसोथर्मल जैसी कंडीशन नहीं बनी। आइसोथर्मल जैसी कंडीशन क्यों नहीं बनी, क्योंकि भले ही यहाँ पे फुल साइकिल के लिए डेल्टा टी जीरो है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बीच में टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम वापस रिटर्न सेम पॉइंट पे कर रहे हैं इसीलिए इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हमें सेम मिल रहा है, लेकिन बीच में टेम्परेचर चेंज हो सकता है। लेकिन आइसोथर्मल अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं पर भी टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो फुल साइकिल के लिए जो कंडीशन आती है आइसोथर्मल में, साइक्लिक में भी वैसी ही कंडीशन आने वाली है। ठीक है ना। चलो आज हम इतना ही करते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मैं इसका जो नोट्स है उसको मैं पिनअप कर दूंगा इस लेक्चर के ठीक नीचे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो शुरू से लेके फाइनल तक देखना। लेक्चर्स थोड़े बड़े ज़रूर होंगे लेकिन आप यहाँ से कुछ सीख कर जाओगे। ठीक है ना। चलो थैंक यू एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Do the revision properly and please go through the full lecture. Okay.